Thank you, sir. मॅडम करा कंटिन्यू पुढे. Thank you, sir. Thank you for your inspirational speech. Now I would like to request if principal sir, if it is he is present, I would like to request him to address the gatherings. If Kamlakar sir is there. Yes, yes. Principal sir, hello. आहे. So shall I continue? Prince, namaste sir. नमस्कार. I request the principal of Paleshwar College, Ambazogai, to address the gatherings. Please, sir. या राष्ट्रीय वेबिनार साठी उपस्थित असलेले आमचे मित्र डॉक्टर गोविंदराव देशमुख, सिनेट मेंबर म्हणून आमचे सहकारी आहेत, संस्था चालक म्हणून आमचे सहकारी आहेत, खोलेश्वर महाविद्यालयाच्या विकास समितीचे अध्यक्ष रामभाऊ कुलकर्णी, या वेबिनारचं आयोजन ज्यांनी केलं ते वसुंधरा महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर दळवी, संयोजक असलेले या विभागाचे डॉक्टर दीक्षित, आमच्या महाविद्यालयाचे लोक प्रशासनाचे संयोजक असलेले डॉक्टर फुलारी, या वेबिनारसाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून जे उपस्थित आहेत ते डॉक्टर निळे, डॉक्टर पोहेकर यांनाही मी मनापासून धन्यवाद देतो. या वेबिनारसाठी ज्यांनी सहभाग नोंदवलेला आहे ते आमचे सर्व सहभागी मित्र यांचंही मनापासून मी स्वागत करतो. कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवरती या दोन्ही महाविद्यालयांनी मिळून MOU केलेला आहे आणि त्यामुळे संयुक्तरित्या आपण आयोजित केलं. त्यासाठी मी गोविंदराव देशमुख आणि रामभाऊ कुलकर्णी या दोघांनाही धन्यवाद देतो की त्यांनी या चांगल्या उपक्रमाला संमती दिली. लोकप्रशासन विभागाचे दोन्ही महाविद्यालयातील आमचे सहकारी प्राध्यापक यांनाही धन्यवाद देतो, कारण कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवरती भारताला हे सगळं नवीन आहे. आपल्याकडे इंटरनेटचे प्रॉब्लेम आहेत आणि अशा सगळ्या कठीण प्रसंगातून पुढे जाण्याचा निर्णय आपण घेतला. परंतु मला स्वतःला विश्वास आहे की यावर आपण नक्की विजय मिळवू शकतो. ही गोष्ट गंभीर आहे. कोविड-19 कोरोना या पार्श्वभूमीवरती आपण हे सगळं करतो आहोत. म्हणून त्याची कारणे काय, त्याचे दुष्परिणाम काय आणि त्याच्यावरती उपाययोजना काय असाही विषय आपल्या समोर येणार आहे. त्यामुळे घाबरण्याचं काही कारण नाही, परंतु आपल्याकडे असलेल्या असुविधा याच थोड्याशा भीतीदायक आहेत असं मला वाटतं, परंतु त्याच्यावरही आपण मात केलेली आहे. मी खरं म्हणजे डॉक्टर निळे, डॉक्टर पोहेकर यांना ऐकणार आहे. आम्ही सर्वजणच ऐकणार आहोत. अध्यक्ष मी असलो तरी मनापासून आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो, आपल्या सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी मी थांबतो. Thank you, sir. Thank you for your inspirational and emotional support to make this webinar successful. Thank you once again. Now, I would like to request Dr. Fulari, sir, Department of Administration, Koleshwar College, Ambazogai, to introduce the today's resource person, Dr. Mrudul Nire, sir.
from Mumbai University. Please, sir. Dr. Kulkarni, Okay, sir, I would request to introduce the resource person, Dr. Kulkarni. hello, ma'am. Hello, Deshmukh ma'am. Hello, Deshmukh madam. Hello, Deshmukh madam. Hello. Hello. Deshmukh madam. Sir. आमचे अध्यक्ष रामभाऊ बोला. Hello. एक वेळेस अनाउन्स करा. आमचे अध्यक्ष कुलकर्णी सर. हॅलो, Sir, बोला. Hello. अध्यक्ष रामभाऊ कुलकर्णी सर आलेत का? हॅलो, हॅलो, किती टेन्शन आहे त्यांच्या डोक्यावर. हॅलो. हा हॅलो मॅडम. देशमुख मॅडम. देशमुख देशमुख मॅडम. मॅडम. देशमुख मॅडम. Hello. आमचे अध्यक्ष रामभाऊ कुलकर्णी सर आले. Hello. हा. आवाज येत नाही सर, डिस्कनेक्ट होते आवाज. बरं. आलेत ना? ओके सर. ओके. Hello. Your hearty welcome to the President of Ambassador. Okay, sir. Okay. Due to this disconnecting problem, sir, actually, sorry for that purpose. So he is the president of the Koleshwar College. Okay. I hearty welcome to the president of the. I request Kulkarni sir to present his talk to deliver the address to the participants. Due to this disconnecting problem, sir, actually, he is the president of the Koleshwar College. I request to Dr. Rahu to deliver the address to the participants. हॅलो. हॅलो सर, काय प्रॉब्लेम आहे? नाहीत का? कुलकर्णी सर हजर आहेत का? नाही, त्याच्यात दिसत नाही तर ते दुसऱ्या मोबाईल वरून जॉईन होणार होते. एखाद वेळेस झाले का म्हणलं? हा सर, त्यांचं म्हणजे नाव इथं दिसत नाही. कुलकर्णी नावाचं कोणी दिसत नाही सगळ्या जॉईन मेंबर मध्ये. ठीक आहे. ओके चालते. मीच माझं चालू करतो. ओके सर. ओके. Hello, good morning to all. I am Dr. Deepak Fulari, Department of Public Administration, Koleshwar Mahavidyalaya, Ambazogai. I am present here to introduce today's keynote speaker. So friends, as a keynote speaker, present with us respected Dr. Mridulji Nile sir. He is currently professor in the Department of Civics and Politics. He is recently elected as the member of the Senate of University of Mumbai. Now he is on deputation of the State Election Commission Maharashtra, heads Institute of Democracy and Elections for Good Governance. This institute has a collaborations with the Zurich University, South Asia Center, London School of Economics and Commonwealth Local Self-Government Forum, United Kingdom. He was selected on HAS Fulbright Scholarship to sponsored by the US state. He has also received a scholarship from ICSR. While in the US of America, the entire course program was co-operated by the University of Delaware. He also had an opportunity to attend seminars and conferences in Boston University, Massachusetts Institute of Technology, National Defense University. Apart from this, he was also briefed at the United Nations, US mission to the UN and Pentagon. He is closely associated with Institute of Chinese. He has written 2 books. He has few articles to his credit and book entitled
right to information. He also convened some conferences and seminars on climate change in South Asia. This is a brief introduction. Sorry, sir, I took a very brief introductions due to time limitations. Hence, I once again welcome to respected Dr. Mridulji Nile sir, and request to address us. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I mean, can the co-host please upload the PPT that I had shared? Yes, just a minute, sir. Just a minute. Yeah. Godbole sir. Godbole sir. हा येस सर. त्यांची पीपीटी त्यांनी तुमच्या व्हॉट्सअपला पाठवलेला आहे. ते को होस्ट करा निळे सरांना आणि ते हे करा त्याच्यामध्ये. ठीक आहे ठीक आहे. ओके ओके चालतं. ओके ओके. निळे सर जस्ट अ मिनिट. जमतंय का किंवा माझ्याकडे दुसरा ऑप्शन आहे? गोडबोले सर. हा वेट अ मिनिट. ओके ओके ओके. तसं जमत नसेल तर असंही करू शकतो आपण. हो सर दिसाले छान दिसाले. चालू केलं तरी चालेल. चालू करू? हो सर. Okay, first of all, let me thank both the colleges for inviting me. I also thank both the principals and Dr. Fulari, Dr. Dikshit, my friend whom I can see here, Yogesh. Dr. Yogesh is also here, Dr. Deshmukh, and all the respected dignitaries and all those who have come here for this particular one-day national webinar on COVID-19. I have been basically given this particular topic, or rather, COVID-19, its effects and measures. This is the title of the webinar. So I thought, in order to contextualize certain things, it is important to convert that particular thing into some kind of title. And therefore, I'll be speaking on socioeconomic impact and its policy response. How and what kind of policy? Because when you're looking at its effect, in terms of effects, I will be looking at the socioeconomic impact. And in order to see what best we can do, that is, what measures we can take. So we need a proper, we need a proper policy to that. So from that particular point of view, I should be talking in terms of the policy response to it. I've about, if I'm not wrong, I have about 30 minutes, and I'll try to wind up within 30 minutes.
First of all, let us try and understand as to what is this pandemic. There are different kind of versions regarding this pandemic. First and foremost happens to be that this is an artificial virus that has been created by some lab in China. Though I would say that so far we don't have any scientific and confirmed scientific information that this particular virus was created in a particular lab. For the simple reason that why I say so is if supposing say uh, this particular virus was created in a lab, it will have similar kind of effects all over the globe. Now, unfortunately, if you look at this virus is behaving differently in different countries. In China, it behaves differently. In UK, it behaves differently. In Spain, it was behaving differently. In US, it is behaving differently. And in India, it behaves differently. Why I'm saying so is that, see, there can be a lot of people who are getting contracted by this particular virus, but when it comes to the death and the death toll, we find that the death toll is not similar in all the countries, and also the effect of all of those kind of things are very different. Now, there have been some kind of literature that came in as long as 2007, when people were talking about this kind of coronavirus or some kind of or COVID-19 or COVID per se. There are scientific papers regarding that, and this was long back that people talk about. And today we find that we are actually facing this particular virus. Okay, all of you who are participating in this particular webinar have certainly seen the movie Contagion. Okay, where what kind of impact this particular virus does. Okay, that also is in front of us. So basically, I mean, this map that I'm trying to show you, okay, this map is the data of till yesterday. This is taken from John Hopkins Coronavirus Resource Center. And this was the map that they had, in a way, what should I say, updated till last night, that is on August 17, 2020. Okay, this tells us as to what is the impact and how this particular virus has been spread. If you look at this particular virus, you find that a lot of Europe or European countries, okay, India is fully into it. You find part of North America, part of South America having really affected a lot by this particular thing. There's another survey, okay, Dahlia survey that was taken up, and this particular survey came up maybe 2 months after the virus was discovered, and people started people thought that they're getting affected. So there were about 32,631 people all across the globe were across 45 countries were administered certain surveys, and this is what the effect was. They said that almost half of the world, that is 43%, say that the government is doing too little in response to the outbreak. Okay, so that means the government is not really doing much for the outbreak or to the outbreak of this particular virus. Secondly, 2/5 of the global population, that is about 40% of them, believe that the government is doing the right amount to combat the pandemic. So there are some countries which feel that they're doing good, and countries like China, Italy, okay, which were most affected, we find that 56% of people in those particular countries, 56 to 49% of people in those particular countries, they are of the opinion that whatever their government is doing is really, really good, and they where the citizens rank their government's effort above average. So they feel that some of these countries are really doing good work in terms of how to, look at this particular virus or whatever we have to do. The question that arises in India is that are we really fighting the virus, or are we just trying to do other things apart from fighting the virus? So unfortunately, I mean that I don't want to talk on that. We'll come to it towards the end, and I will leave it for you to judge whether anybody or what we are doing in our country is good or bad. Now see, this is a very important thing. We all know that there is something called as PM Care. Okay,
and people have been depositing a lot of money in PM Care. But do we really know where this particular word care come from? Okay, unfortunately in India, we just imitate certain things that are happening in the US. The first thing that happened in the US was an act, okay, which was on the lines of POTA, which is called as Patriot. And during that time, a particular prime minister, when he was trying to garner support for this POTA, Prevention of Terrorist Activities Act, at that time he had used the same word that if you are patriot, you will follow and you will support this particular act. The same is happening now also. You find that people are talking about care, PM care, and all those kind of things. Unfortunately, we need to understand what is this care. This care comes from the US. Okay, so US has unveiled their CARES Act, and CARE means Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act. So if you look at CARE in India, okay, I don't think so that we are really talking about any economic security to anybody. Okay, I don't know what care we are talking about, but then this is what we need to look at. And there are a lot of programs under care, like payment protection program for the for small businesses, then small business administration, coronavirus economic injury disasters loan, small business express loans. Okay, these programs are in the US. Okay, they are not in India, and I don't think so that we are really doing anything towards this particular effect. And if you look at the amount of money that is being spent, is close to $350,000, 1 million through 31st December, okay, $200,000, and so on and so forth. So there's a huge amount of money that is being spent. Also for forgivable loans to small business, that is, they don't have to pay back. It's about 10 million or less than can be used. Okay, so you look at the amount of money that is being used. There are some of these stimulus packages declared by various countries. Okay, they're basically direct benefit transfers. That is what people talk about. People talk about loans and grants. People talk about tax reliefs, and people talk about investments. So these are broadly four major areas in which we generally have some kind of stimulus packages that can be given. Okay, if you look at the direct benefit transfers, it basically means that the relief has to be given directly to the people. Okay, and this direct payment to the individual beneficiary citizens to boost their spending. Now, see, in any of these particular situations, like pandemic kind of situation, what becomes most important is that how do you increase the consumption? Because if you look at your economy is not at all growing, okay, and you need to consume more. So if you don't consume, you'll find that your economy will perish. So therefore, what the governments are doing is they're trying to give some kind of assistance in terms of unemployment assistance, job retention schemes, social welfare schemes, and self-employment income support. Okay, so these are some of the schemes through which people are getting money in order to boost the consumption levels. Second is interest-free and collateral loans. Okay, that is, I'm talking about loans and grants. So loans and grants to business to cover the cost, loss due to pandemic, and so on and so forth. So interest-free collateral loans are being given, forgivable loans are given, increase in coverage of government guarantees and loans, and business interruption loans. So these are some of the things that the governments are doing. Apart from this, you also have some kind of tax reliefs. Okay, so temporary tax reliefs to pay income tax, property tax, and so on and so forth, or moratorium on debts. These are some of the things that that other countries are doing. This is not happening in India. I'm talking about these are all major things are happening in the foreign countries. Okay, and investments, that is investment in different sectors to boost demands. Okay, catalytic finance, and finally innovation and research funds for startups. These are some of the things that we have been doing. Now I'm telling you why we need to understand this. Now I've just tried to take another very important map. Okay, this is 2019 Global Hunger Index by severity, how severe it is. And if you look at the, are you able to see me? Hello? दिसतंय का? Yes, sir. हे कोणाचा तरी फोन आलाय मध्ये मला वाटतं. हां, ओके. हां, ठीक आहे. मग मी आता I will come. Okay.
So basically, if you look at this particular map, you'll find that there are certain places where hunger is very predominant. If you look at the graph, which is if you look at the graph and if you look at the severity, you generally find that there is a lot of severe food crises that are happening in India at this point of time. India, you have Pakistan, you have Afghanistan, you have Bangladesh. Many countries in Africa, they are facing severe food crisis. Okay, so that tells us that what is the severity of this particular problem. If you look at this particular map and the coronavirus map, okay, both these maps somehow, somewhere go hand in hand, and therefore you generally find that there are a lot of problems. Okay, now why do we need to look at this particular global hunger index by severity or anything of that sort? The reason why we need to look at it is that the kind of generation of funds and the consumption level is going pretty down. Okay, we were anyways just before the coronavirus pandemic also, we were facing huge economic losses, and therefore food has been a major problem, okay, in the country. I'm just taking these as some of the indexes or some of the indices through which we can understand as to what is happening or what should happen. Okay, so from that point of view, I'm looking at these particular indexes and indices. Okay. Some of the indicators for planning are these are some of the indicators of planning. Okay, if you look at the unemployment rate, the unemployment rate in India, okay, in July 2020 is about 7.34, okay, which is approximately 9.15 and 6.66%. Okay, so that shows that unemployment rate is very high. What is most important, because I'm doing this particular webinar in Marathwada region of Maharashtra. So the second graph, okay, that becomes very much more important to me, which says that more rich suffer loss of income growth than the poor. Okay, so if you look at the percentage of households that report improvement of income, okay, you find that the income is pretty high in June 2019, whereas if you look at June 2020 or April to June 2020, it has fell drastically. Okay. So income growth is really having a lot of deep impact on the entire social planning and everything. Now, these are some of the problems that we need to understand. What are the problems in India? Now, some of the social issues. I mean, I've broadly divided these problems into two. One is social issues. Who is getting contracted? The basic reason, I mean, who are getting contracted are those people who are living in the utter poverty, who are poor people, who are actually suffering from economic exploitation, people who belong to the lower rungs of the social order. These are the people who are getting most affected. It's very simple. Okay, we find that, I mean, there were a lot of news items that were coming on the TV channels, that what doctors are doing and how hard the doctors are working. I felt, in fact, I had written and spoken to one of the reporters, and I said that it is not like that. Okay, you need to understand who are the people who are people who are getting affected. And there are two very important groups of people who got affected most. One is the police constabulary, okay, that is the constables and the lower ranks of police. And the second one was the ward boys, nurses, and these are the people who are getting affected. Why? Because these are the people who are rightly called, maybe called as the COVID warriors or coronavirus warriors, whatever we may call them. Okay, because what happens is, if it is a doctor will come, he will just test the patient once, okay, take the swab and go away. If the patient is positive, he will just write the medicines. But the administration of medicine, the administration of cleanliness, the administration of all of those kind of things will be in the hands of those people who are attending to these patients regularly. So obviously, the ward boys, nurses, the cleaning staff, these are the people
who are getting most affected. At the same time, constable. So these are some of the groups which are getting which are getting affected. The second important thing that we need to understand is, are we getting into a new social order? Okay, is the social order really changing? And I feel that there is a huge impact on the social order. Okay, if you look at the atrocities on the disadvantaged communities, these atrocities have increased manifold. The reason being very simple. The reason is that these people are basically affected because of lots and lot of things. Firstly, how these people have to be looking at, what these people have to be doing, and so on and so forth. Okay, basically the crunch of resources. That is what is getting crunch of resources is really affecting the entire social process, and therefore I think the social order is undergoing change. Second very important thing is like the kind of social behaviors that we are adopting today. Social behaviors are not conducive to in public. We generally are practicing some sort of untouchability. We are practicing ostracism. If somebody is affected, we make it a point that we just don't go anywhere near that particular person or that particular house. We don't even support that particular family. So these are some of the things that, you know, the entire social order is undergoing changes. Okay, I have also talked about something on new education policy, but I will talk about that a bit later. And most important is the health factors. Everybody is talking. I mean, I also spoke about what's happening with doctors and all. But then I have a data which one second, I will just try to share this particular data. I'll try to see. I don't know how far clear this particular data would be, but then this is the data of Anganwadis in Maharashtra. Okay, and this data tells me as to during which period. This is January 2020 to June to March 2020. One second. To March 2020. What is the one second. To March 2020, if you see some of this particular data, it is very alarming. Like by June 2020, we generally had about 16.31% of people or children who were actually checked for their height and weight and so on and so forth. Okay, whereas weighing efficiency in Ahmednagar has not changed, but I'll just come to the changed weighing efficiency in some of these particular areas. March to June. So March मध्ये जवळपास 85% होते. So this is 85% of people or children were weighed, whereas in Ahmednagar it was only 16.31%. 31% children were weighed. त्यांचं weighing करतो ना आपण malnutrition आणि हे सगळं करण्यासाठी. Okay. At the same time, if you look at गोंदियाला फक्त 4% मुलांचं आपण हे केलेलं आहे, काय weighing केलेलं आहे, वजन केलेलं आहे, जेणेकरून की ते malnourished आहेत की नाही आपल्याला कळतं. आणि गोंदियाचा जो स्कोर होता तो 95% होता मार्च मध्ये weighing efficiency was 95, and now if you look at it, Gondia is just on 4.21. Just imagine the number of children that are getting affected. Okay, why I'm bringing these particular statistics? And similarly, you know, Palghar is 11%, Parbhani is
9.57% of children are in June are actually weighed, whereas in March it was 77.49. Okay. So how the entire socioeconomic, how the entire health perspective is. So if suppose say there is another very important aspect that we need to look at, and that is every time we have these children who are actually who need some kind of access to health, but unfortunately we cannot give them access to health because they cannot do it on their own. Okay, we need some kind of support. Like for example, I'm talking about immunization. जो टीका देणे वाली जो बातें होती है, आज आपण ते सगळं करू शकत नाही ह्या लहान मुलांसाठी, कारण की हे ह्या ज्या पब्लिक और प्रायमरी हेल्थ केअर सेंटर्स जे आहेत ते बंद आहेत आणि डॉक्टर्सचा सगळ्यात जास्त जो जोर आहे तो जास्तीत जास्त जोर आहे तो कोविडकडे आहे आणि त्याच्यामुळे आज समजा जवळपास 5 महिने झालेले आहेत की कोविडची परिस्थिती आहे आणि ह्या परिस्थितीमध्ये या मुलांचं immunization झालेलं नाहीये. So you may not know what will happen in future in some time. Okay, so what needs to be done? That becomes most important. So the finance minister, okay, she announced about rupees 500 to 20 crore women in Jan Dhan Yojana who are out of it, and 5 kilos of rice or wheat and a kg of dal for 80 crore people for 3 months. Okay, and this is rather inadequate. Whereas Professor Jayati Ghosh, okay, then Professor Raghuram Rajan and Professor Abhijit Banerjee, they are of the opinion that we need to give money in the hands of people. Okay, the same thing that we were talking about. That was the reason why I talked about how for consumption money is important and why people should give that particular money. I'm really sorry. I mean, एक part माझा राहून गेला सांगायचं. हां, हे जे परफॉर्मन्स इकॉनॉमिक इश्यूज वरती आपण जर का इकॉनॉमिक परफॉर्मन्स आपली बघितली तर इकॉनॉमिक परफॉर्मन्स इज रिअली बॅड. अनएम्प्लॉयमेंट आय हॅव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. ग्लोबल hunger index also I spoke about, and the most important is privatization of banks and other PSUs like railways also. So this is going to affect the entire social system. This is going to affect the entire economy. Coming on to this, Professor Jayati Ghosh, she said that minimum 7,000 rupees for 80% of the households in India should be given, and 10 kg of free food for 6 months. Okay, that would cost only 3% of the GDP. Now we had a big, noise about 10%, 20% of our GDP is being spent on so many things. Okay, so which I feel is a popularistic measure, and it is just to lure the people with no very with not very strong ideas or not with strong will to help the people. Okay, so it's just about 7,000 rupees for every individual. If we are able to pay for next 6 months, 80% of households will get 10 kgs of free food for 6 months, and this would cost only 3% of the GDP. Okay, whereas if we give half of this also, that is only 3,500 rupees, and and 5 kgs of rice for 6 months, that would cost about only 1.5% of GDP. Okay, so what I'm trying to say is, right, there should be prudence in economic policies. If we do not have prudence in economic policies, these things are not going to work at all. Okay, so therefore I am of the opinion that we need to be more innovative about some of these things. So the question is, what needs to be done? Okay, in terms of measures, what needs to be done? First of all, I'm of the opinion that public expenditure on social infrastructure must be increased. Public expenditure on social infrastructure in the sense, I mean to say that the government should come out and should spend more on education, should spend more on health. Okay, education and health at least are the very important aspects where the government should come and spend. Okay, unfortunately, if the government is not spending on that, then we are going to go in a very bad kind of a debt trap. We're already into recession, and tomorrow you never know where we will go. So therefore, it is very important that public expenditure on social infrastructure should be increased. Secondly, state policy should be governed with improving social indicators. So whatever social indicators we have, okay, in terms of education, in terms of health, in terms of per capita income, okay,
these are the things that we need to see to it that we are trying to help these particular people out. We need to generate employment and we need to increase consumption. If you are not able to increase consumption, we will be in a debt trap, and tomorrow nobody can bring out from this particular debt trap. That is for sure. Now, can we do certain other things also? There are a lot of things. I mean, agriculture is getting affected a lot. Okay, so far we have already seen that we are already in a very bad phase of food requirements, and we are in severity of hunger in India. If supposing say this year, if we are not really producing enough food grains, it will be a worse situation that we will be in. Okay, so therefore I feel that some innovative techniques, innovative measures, the district collectors have to do a lot of micro planning. When I'm talking about district collectors have to do micro planning in the sense that how many people will be going into the field, or adjacent fields should not be would not be sowed at the same time. There are ample number of things that the district collectors should try to take up and try to bring in some kind of innovative measures over here. So these are some of the things probably what we can do. First of all, we need to, it is the most important thing. The entire world is going again to into a new kind of form of economic development where the state is spending more. If you go to Germany, people are getting 80% of their salaries. If you go to US, people are getting 80% of their salaries without work. If you go to UK, the condition is same. So when you're looking at all of these things, it becomes important that the government spends. So spending from the government becomes the major and one of the most crucial aspect of the entire development process. Just to give you a brief about what's happening, the study of welfare systems is not the study of some marginal aspects of economy. Welfare system does not mean basically marginal aspects. There are about 25 nations in European Union who spend close to 28% of gross national product. So 28% of GDP is being spent on people. Some of these figures are given. This amount is close to 10.200 euros per person in Luxembourg. In Luxembourg, the government spends 10,200 euros. 10,200 euros into 80 would be about 80,000 euros annually per person on every individual. So you generally you have to understand as to why this particular welfareism becomes important. 2,100 in Slovakia and about 6,500 euros in UK. So when you're looking at these particular figures, it tells us that what is the expenditure that the government is making on the people. So therefore, I feel that we are in a very different kind of a situation at this point of time, where we need to give hand to the people. We have seen mass exodus, people leaving the urban areas, going to their respective homes, but then they know that there's huge hunger problem over there. So these are another some of these other issues are also there. So it is important that the state, country, nation has to be very sympathetic to the problems of the people and try to bring in more and more policies that are people oriented. So if we don't do this, so tomorrow we will be nowhere, the nation will perish. Thank you. This is what I have. If you have any questions, it will be nice to answer you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for your valuable speech, and really within very much a short span of this time you have covered all the areas, all the issues which we are suffering right now. Present we are suffering due to this COVID-19. Thank you once again for your very much informative and valuable session. Really your session was very much informative and enthusiastic. Thank you once again. Now, I would like to request
to Assistant Professor Dikshit sir, Department of Public Administration, Vasundhara College, Ghatmandur, to introduce our second resource person, Dr. Preeti Pohekar ma'am. Please, sir, Dr. Dikshit sir, to introduce. Please come over to introduce our second guest. ओके ओके मैं प्राध्यापक दीक्षित लोक प्रशासन विभाग वसुंधरा महाविद्यालय घाटनांदूर। आज वसुंधरा महाविद्यालय घाटनांदूर और खोलेश्वर महाविद्यालय अंबाजोगाई के लोक प्रशासन विभाग के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष प्रधानाचार्य डॉक्टर कमलाकर कामरे सर जी, इस समारोह के उद्घाटक हमारे संस्था के सचिव एवं हमारे मार्गदर्शक माननीय गोविंद भैया देशमुख साहेब, इस समारोह के प्रमुख अतिथि माननीय रामबाबू कुलकर्णी, उपस्थित हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण दळवे सर, इस वेबिनार के मार्गदर्शक डॉक्टर मृदुल नेळे, और मैं जो अभी परिचय देने वाला हूँ डॉक्टर प्रीति पोहेकर मैडम, और हमारे संयोजन समिति के सभी सदस्य और यहाँ सभी अध्यापकगण। कोविड-19 परिणाम एवं उपाय योजना इस विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर प्रीति पोहेकर मैडम उपस्थित है। उनका पूर्ण नाम है प्रीति दिलीपराव पोहेकर मैडम। मैडम राजर्षि शाहू महाविद्यालय लातूर के लोक प्रशासन विभाग प्रमुख है। मैडम के अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिषदा संगोष्ठी में उनका आलेख बढ़ गया है और उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिषदा में आलेख प्रकाशित किया है। उन्होंने अतिथि के रूप में हमें मार्गदर्शन भी किया है। पोहेकर मैडम के शोध निर्देशन में 6 छात्र एमफिल और 7 छात्रों को पीएचडी प्राप्त हुई है तथा 5 छात्रों का अनुसंधान कार्य चल रहा है। पोहेकर मैडम जी आज तक 4 अनुसंधान प्रकल्प कार्य पूरा किया है। मैडम जी के मराठी भाषाओं में 9 किताब तथा अंग्रेजी भाषाओं में 1 किताब प्रकाशित हुआ है। और इसके साथ मैडम जी एक उत्कृष्ट रेडियो संवाददाता भी है। इस वेबिनार के लिए एक प्रतिभा संपन्न अतिथि के रूप में हमें प्राप्त हुए है, इसलिए मैं कृतज्ञता व्यक्त कर मैडम जी को एक विनती करता हूं कि वह अपने सभी लाभान्वित को मार्गदर्शन करे। धन्यवाद। प्रीति पोहेकर मैडम। धन्यवाद सर. माझा आवाज येतोय ना? हो ओके हो येतो मॅडम. ओके ओके थँक्यू. आपण माझा जो परिचय करून दिलात त्यासाठी आपले आभार. या संस्थेचे सर्व जे पदाधिकारी आहेत आणि माझे स्नेही प्राध्यापक द्वैत डॉक्टर फुलारी आणि प्राध्यापक दीक्षित आणि अनेक माझ्या परिचित जे आहेत सहकारी जॉईन झालेले मला दिसत आहेत. नामोल्लेख आता कोणाचाही मी करत नाही. कोविड-19 इफेक्ट्स अँड मेजर्स या विषयाकडे पाहत असताना मृदुल सरांनी जवळजवळ सगळे ऍस्पेक्ट्स कव्हर केलेले आहेत आणि म्हणून मी फक्त हायर एज्युकेशन अँड हायर एज्युकेशन मध्ये काय इफेक्ट झालेले आहेत, त्याच्यावरती काय मेजर्स आपल्याकडे आहेत आणि ते मेजर्स जे आहेत त्यांचा पुन्हा काय इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स असतील किंवा त्याच्यात पॉझिटिव्ह सिम्पटम्स काय असतील त्यावरती मी चर्चा आपल्या सगळ्यांशी करू इच्छिते. माझ्या प्रेझेंटेशनला सुरुवात करण्याआधी मला 2 प्रसंग इथे सांगण्याची इच्छा आहे. पहिला जो प्रसंग आहे तो आहे एक जागतिक स्तराचा प्रसंग आहे. जोज अल्बारिंगा नावाचा एक दर्यावर्दी आहे, मासेमार आहे तो. सल्वाडोर नावाचं जे कंट्री आहे त्या कंट्री पॅसिफिक ओशनच्या लगत असलेली, तर तिथे हा राहणारा जोज आहे. आणि या जोजनी नेहमीप्रमाणे तो एका दिवशी समुद्रात उतरला, मासेमारी त्यांनी करायला सुरुवात केली. ओके, कोणीतरी असं म्हणतंय की इंग्लिश और हिंदी. ओके, आई शिफ्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी इन द बोथ लैंग्वेजेस. सो ये हुआ कि ये जोज जो है समंदर में उतरे
और मच्छियां उन्हें पकड़नी थी उनके हर रोज के मुताबिक। उन्होंने शुरू किया अपना काम और उस दिन उन्हें करीब करीब 500 किलो इतनी मच्छियां मिल गई। वो बहुत खुश हो गए और लौटना चाह रहे थे, लेकिन उनके साथ उनका जो एक कोई हम कहेंगे कि उनके साथ उनका कोई फ्रेंड था। तो फ्रेंड ने उन्हें सुझाव दिया कि हम इसको और थोड़ा बढ़ाएंगे, हम और समंदर के अंदर जाएंगे और कुछ मच्छियां पकड़ने का हम प्रयास करेंगे। एंड दे स्टार्टेड एंड दे वेंट डीप एंड डीप इन द सी। और क्या हुआ कि जैसे जैसे वो अंदर जाने लगे तो समंदर कुछ उछलने लगा और धीरे धीरे उछाल समंदर का इतना बढ़ गया कि उनकी जो नाव थी तो उनकी वो नैया बिखर गई और बहुत जो है समंदर में तूफान बहुत बड़ा आ गया और उस तूफान में उनकी नाव, उनकी नैया जो है वो कहाँ कहाँ भटकते चली गई और पूरी वो बिखर गई। मतलब उनका जो अंदर का सामान था। और अब आप समझ सकते हो कि तूफान जब आता है तो किसी नैया की क्या हालत हो जाती है। तो उसी तरह उनकी हालत हो गई और फिर इसी हालत में वो लोग 5 दिन पूरा 5 दिन तूफान चलता रहा। पूरा 5 दिन वो लोग उस तूफान में अटके पड़े रहे और 5 दिनों बाद जब तूफान थम गया तो उसके बाद जब देखते हैं तो मतलब वो कहाँ आ पहुंचे वो खुद भी नहीं जान पा रहे थे। बहुत कोशिश की उन्होंने कि किसी से मतलब आवाज दे, किसी को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। और फिर ऐसे ही दिन बढ़ते बढ़ते गए। 8-10 दिनों का उनके पास खाना पानी था वो अब खत्म हो गया ऑब्वियसली। और फिर धीरे धीरे महीनों बीतते गए और जब खाने पीने का पूरा बहुत उनको कठिनाई उनको जब सामने दिखाई देने लगी तो उन्होंने क्या किया कि मच्छियां हो या जो भी कोई समंदर में बर्ड्स वगैरह जो भी हो वो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। अब खाने का तो हो गया, लेकिन पानी का क्या? समंदर में है लेकिन पानी तो पीने के लायक था नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मच्छियां जो उन्होंने पकड़ी थी वो मच्छियां पकड़ने लगे और उनका जो खून था वो खून पानी की जगह उन्होंने पीना शुरू कर दिया। अब ऐसे हाल में कितना दिन आदमी टिक सकता है? तो उनका जो दोस्त था 3-4 महीने ऐसे तैसे वो टिक गया और 3-4 महीनों बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन जोश फिर भी जूझते रहे। एंड कैन यू इमेजिन इसका जो जोश का स्ट्रगल है वो पूरा 14.5 महीना जोश स्ट्रगल करते रहे और फिर 14.5 महीना बाद वो किसी एक किनारे पे लग गए और फिर वहां जाके उन्होंने लोगों को बताया कि किस हालत में वो 14.5, कोई विश्वास भी नहीं कर सकता है कि कोई एक आदमी 14.5 महीना सिर्फ मच्छियां खा के या सिर्फ कोई बर्ड्स वगैरह खा के और उनका खून पी के या बारिश का पानी पी के कोई आदमी टिक सकता है, जिंदा रह सकता है। मैं आपको कहना ये चाहती हूँ कि हम तो बहुत अच्छे हाल में हैं। हम बहुत डर रहे हैं, क्या होगा पता नहीं और क्या चल रहा है पता नहीं। ऐसी जो एक बहुत डर हमारे अंदर आने लगा है। तो जोश के कंपेरेटिव तो वी आर इन गुड सिचुएशंस। ये रहा एक इंसिडेंस। दूसरा एक इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है और ये मेरे खुद के स्टूडेंट का एक एक्सपीरियंस है। एक दिन 12 जुलाई को मेरे कॉलेज ने हमारे क्लासेस हमने शुरू किए हैं और फिर एक दिन मेरे एक स्टूडेंट के पिताजी का मुझे फोन आया और वो पूछने लगे कि मैडम मेरा ये जो लड़का है गणेश नाम का, ये लेक्चर्स नहीं करता है। मैंने कहा नहीं ऐसी तो बात नहीं है, लेक्चर तो वो करता है, हर रोज वो लेक्चर में रहता है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो बोले कि मैडम मैं जो हूँ एक किसान हूँ, बहुत कम मेरी खेती है, मेरी खेती बाड़ी बहुत कम है मेरे पास और जैसे तैसे पैसे जुटा के मैंने मेरे बच्चे को 40,000 का लैपटॉप खरीद के दिया है, 15,000 का मैंने उसको मोबाइल खरीद के दिया है, लेकिन बच्चा है कि पीरियड्स नहीं कर रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका बच्चा हर रोज पीरियड में रहता है, आपको ऐसे क्यों लगने लगा है कि आपका बच्चा पीरियड में नहीं रहता है? तो बोले नहीं मैडम, वो मैं जब भी देखता हूँ तो वो मोबाइल में कुछ और ही देखने लगता है। तो अब देखिए ये जो इंसिडेंस है काफी कुछ, मतलब एज ए टीचर मैं बोल रही हूँ कि आपका लड़का क्लास में है, एज ए पेरेंट वो पिताजी बोल रहे हैं कि नहीं मेरा लड़का क्लास में रहता भी है तो भी वो मोबाइल में कुछ और देखने लगता है। जब मैं उस बच्चे को पूछती हूँ तो वो बच्चा कहता है कि नहीं मैडम, मैंने उसको एक दिन असाइनमेंट दिया और मैंने चेक किया कि पिछले 10-15 दिन मैंने जितना भी पढ़ाया है उसको मैंने असाइनमेंट में वो ऐसा ही टॉपिक दिया कि वो पूरा 10-15 दिन का उसमें प्रेजेंट करे। तो बच्चे ने ठीक से वो प्रेजेंट किया। इसका मतलब 10-15 दिन जो भी मैंने पढ़ाया था तो बच्चा वो ठीक से उसने ग्रास्प किया था।
तो अब देखिए, मतलब जो हमारे रिलेशनशिप्स है, इस रिलेशनशिप में ये जो कोविड है उसने कहीं पे एक ट्रस्ट वर्दीनेस जो रहता है रिलेशनशिप में, उसको कहीं पे कम कर दिया है। इस विश्वास को, पिता और बेटे के अंदर जो विश्वास होना चाहिए उसको कहीं पे कम कर दिया है। और ये जो 2 इंसिडेंट्स है, इसी को लेके मैं आगे बढ़ना चाहूंगी और मैं अपने स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। मैंने जैसे आपको कहा है कि मैं आई गोइंग टू प्रेजेंट ऑन द effects and measures and the changes those are offered in higher education and particularly education sector. मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि होस्ट ने डिसेबल किया है स्क्रीन शेअरिंग. सर तुम्ही स्क्रीन शेअरिंग माझं एबल करू शकता का होस्ट सर? ओके ओके मॅडम. थँक्यू सर. सर अजून डिसेबल दिसते मला स्क्रीन शेअरिंग. तुम्ही त्याला अनेबल करताय का सर? हा हो, 1 मिनिट मॅडम. अजूनही डिसेबल्डच दिसतंय सर. नाही होते का सर? हा 1 मिनिट मॅडम, मी तुम्हाला होस्ट करतो, तुम्ही शेअर करा. ठीक आहे सर. ओके. हा तुम्हाला केले होस्ट, तुम्ही हा शेअर करू शकता. ओके. आता माझं स्क्रीन आलंय ना? सगळ्यांना दिसतंय का स्क्रीन? हा हो दिसतंय मॅडम. ओके. थँक्यू सर. ओके. सो कोविड-19 के जो इफेक्ट्स है तो हमारी पूरी. हेलो, आवाज येतोय ना सर? हो मॅडम आवाज येतोय, चलो दे. ओके. तो हमारी पूरी जिंदगी जो है, हमारे पूरे जीने का तरीका जो है, इट हैज बीन चेंज्ड लॉट ड्यू टू कोविड-19. Economical, financial, educational, social, cultural, political, administrative, every sector has been changed drastically due to COVID-19. Now what it has affected, particularly in education sector. तो यूनेस्को का एक जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक within 199 countries, 91% students are affected due to COVID-19. And while looking towards India, totally nearby 32 crore students are affected due to COVID-19. ये अफेक्ट जो हुआ है, ये जो परिणाम हुआ है, ये एग्जैक्टली क्या हुआ है? तो सबसे पहला ये हुआ है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर क्लोज्ड इमीडिएटली. हम जानते हैं कि इंडिया में जो हुआ है, इन द मंथ ऑफ जनवरी वी गॉट फर्स्ट कोविड पेशेंट इन केरला एंड आफ्टरवर्ड्स मार्च महीने में पूरा इंडिया है, तो पूरे इंडिया में स्कूल और कॉलेजेस हमको क्लोज करने पड़े हैं. हमारी एग्जाम्स जो कैंसिल हुई है, तो पूरी एग्जाम्स इंक्लूडिंग each and every competitive exams like NEET and IIT and JEE etc. बिल्कुल फर्स्ट से लेकर PhD के वाइवा तक पूरी एग्जाम्स जो है हमको कैंसिल करनी पड़ी है, हमको उसको पोस्टपोन करना पड़ा है. और बच्चों की क्या हालत हुई है उसमें कि बच्चों ने पढ़ाई करना छोड़ दिया है. मैं अपने छात्रों को पूछती रही अप्रैल मई महीना कि क्या चल रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो. गांव में गए हैं बच्चे और गांव में मैं पूछ रही हूँ कि क्या कर रहे हो आप, तो बोल रहे कुछ नहीं मैडम. मैंने कहा पढ़ाई कर रहे हो? नहीं मैडम, पढ़ाई तो आप करना कुछ
बेकार हो गया है, क्या करेंगे पढ़ के, अब तो हम बस गांव में बैठे रह रहे हैं। मैंने कहा बैठे क्यों रह रहे हैं, कुछ तो पढ़ो, कोई किताबें पढ़ो, कोई नॉवेल पढ़ो, कोई स्टोरीज पढ़ो। तो ये हालत है कि बच्चों ने पूरा पढ़ना हमारे छोड़ दिया है और हमारी लर्निंग प्रोसेस जो है वो लर्निंग प्रोसेस पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अब कहीं जाके जून और जुलाई महीने से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस जो है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है हमारी वो ऑनलाइन शुरू हो। अब इस सब में क्या हुआ है कि हम देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत ज्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस बहुत ज्यादा बच्चों में आने लगा है। अब ये स्ट्रेस रिलैक्स करना है बच्चों को, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो इफेक्ट है स्ट्रेस का, तो सबसे पहला हमको बीइंग अ टीचर, हम सब टीचिंग कम्युनिटी के लोग अब है यहाँ पे, इसलिए मैं आपसे ये अपने जो मन की बात है वो बताना चाह रही हूँ कि हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों का स्ट्रेस हमें कम करना है। कैसे स्ट्रेस हमको कम करना है बच्चों का, तो बच्चों को पढ़ाई की ओर हमको फिर से खींच के लाना है। ये हमारी जो है बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि बच्चों को हमको पढ़ाई करने के लिए फिर से इधर लाना है, पढ़ाई की ओर हमको फिर से बच्चों को खींचना है। उनका स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस को हमको कम करना है और उनका डिप्रेशन जो है हमको कम करना है। अब ये तो हुआ एक जनरल बच्चों के बारे में। लड़कियों के बारे में क्या हो रहा है, तो मैंने जो कहा कि 12 जुलाई को मैंने जो मेरे लेक्चर स्टार्ट किए, तो एक आप सब जानते हैं कि एक जमाना ऐसा है कि बच्चियां स्कूल में नहीं आती थी। अब ऐसा जमाना है कि हम क्लासेस में जब देखते हैं तो लड़कियों की संख्या ज्यादा मात्रा में होती है लड़कों के कंपैरेटिव। और फिर जब हम देखते हैं ऑनलाइन टीचिंग में, तो लड़कियों का जो ऑनलाइन टीचिंग में ज्वाइन होना है वो कम है, लड़के ज्यादा है, लड़कियां कम ज्वाइन हो रही है। जब मैं क्लासरूम में देखती हूँ तो क्लासरूम में यह हालत है कि क्लासरूम टीचिंग में लड़कियां ज्यादा होती है। अब हम जब ऑनलाइन टीचिंग देख रहे हैं तो उसमें लड़कियों का जो है वो मात्रा में बहुत कम हो गई है लड़कियां। ऐसा क्यों हुआ है, तो कोविड में जो शादी के बारे में जो कुछ नॉर्म्स निकाले हैं गवर्नमेंट ने, तो ओनली 50 persons आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मैरिज सेरेमनी। और फिर पेरेंट्स ने क्या कर दिया है कि जो भी कोई सामने दिखता हो लड़का या मालूमात में हो कोई लड़का, जल्दी से जल्दी लड़कियों की शादी कर दी है पेरेंट्स ने। कम खर्चे में शादी हो रही है, वो तो बात सोशल एंगल से हम जब इस चीज को देखते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेलकम हमने उसको करना चाहिए। लेकिन क्यों शादियां करने लगे हैं पेरेंट्स, तो उसका रीजन ये है कि लड़कियों की शादी में जो खर्चा होना था वो खर्चा अब कम हो जाएगा। और फिर उससे क्या हुआ है कि ऑब्वियसली लड़कियों का पढ़ाई करने का जो एक परसेंट है वो परसेंट कहीं से डिक्रीज होने लगा। मैं आपको कह रही हूँ कि अब मेरे क्लास में जब आधे से ज्यादा मोर देन हाफ लड़कियां होती थी, अब ये है कि लड़कियां बहुत कम हो गई है मेरे क्लास में। ओके, तो ये जो सब इफेक्ट्स हुए हैं एजुकेशनल सिस्टम में हमारे, तो ये एजुकेशनल सिस्टम को हमने कोप अप क्या किया है, कैसे किया है, तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है उसको हमने अडॉप्ट किया, उसको हमने कोप अप किया। उसमें भी क्या हो रहा है मैं आपको आगे उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन ये जो हमको ऑनलाइन एजुकेशन करना है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, तो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन को हमको बढ़ावा देना पड़ेगा। ये जब हम कोशिश करते हैं तो ये एक्टिविटीज क्या क्या करनी पड़ेगी हमको, तो बच्चा किस प्रकार से हमारे टीचिंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहेगा ये हमको देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। और फिर बच्चे का कंटिन्यूअस असेसमेंट हमको करना पड़ेगा। ये कंटिन्यूअस असेसमेंट करने के लिए व्हाट मेजर्स आर विथ अस, तो मैं अपने अगले स्लाइड में आपको ये पूरा जो है बताऊंगी। अब ये पॉजिटिव इफेक्ट्स इसके क्या हुए हैं, कोविड के पॉजिटिव इफेक्ट्स, मतलब ये मराठी में हम लोग बोलते हैं कि आपत्तीला इष्टापत्ती। तो ये इष्टापत्ति हमको इस नजरिए से अगर कोविड-19 को देखना है तो हायर एजुकेशन में डिजिटल लर्निंग को बहुत मात्रा में बढ़ावा मिला है। और फिर ये डिजिटल लर्निंग जो है किस प्रकार से वो हो रहा है, तो सबसे पहला है व्हाट्सएप ग्रुप्स आर फॉर्म्ड involving teachers, students and parents. Okay, and then
ये जो है एप्स, जैसे कि हम आज जूम ऐप पे मीट कर रहे हैं, तो इस तरह के कई एप्स जो है, ये एप्स पे हम लोग जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बंद पड़ा है, जो हमारी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस बंद पड़ी है, उसको हम कहीं पे शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग इन दिस रिगार्ड, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है, तो गवर्नमेंट ने इनफैक्ट बिफोर कोविड-19 कुछ एप्स और कुछ पोर्टल्स ऐसे डिजाइन किए हैं, लॉन्च किए हैं कि जिसके माध्यम से हम डिजिटल लर्निंग कर पाएंगे। ऐसे कौन से एप्स और माध्यम है, तो वो है दीक्षा, ये जो है एक पोर्टल या इसको आप ऐप कह सकते हो। ये दीक्षा नाम का जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये एक ऐप है जिस ऐप पे करीब करीब 250 टीचर्स बच्चों को, 1st to 12th के बच्चों को ये टीचर्स पढ़ाने जा रहे हैं। और ये ऐप जो है उसको ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। करीब करीब 8000 e-books are available on Diksha. Okay, and all these books and all the lectures on Diksha are in multi languages. Okay, उसके बाद में है ई पाठशाला। ये ई पाठशाला जो है ये एनसीईआरटी का ऐप है। इट इज ऑल्सो फॉर 1st to 12th students, and there are nearly 1886 audio and 2000 video clips and 696 e-books are available on e-Pathshala. It is also multilinguistic. Then another portal is National Repository of Open Educational Resources. It is also for 1st to 12th students, and nearly 14,527 files are available in this portal also. Okay, then we will move towards higher education. In higher education system, there are few apps and portals. Very well known one is Swayam and MOOC. ये स्वयं MOOC जो है, इसमें करीब करीब 1900 कोर्सेस जो है ये चल रहे हैं। ये स्वयं MOOC का एक बहुत ज्यादा फायदा हमारे लिए ये है कि वी कैन ट्रांसफर इट इनटू आवर क्रेडिट्स। स्टूडेंट्स के जो क्रेडिट्स है, ये क्रेडिट्स में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। वो जो ट्रांसफर करना है हमारा, वो स्किल एनहांस कोर्स जो है, हमारे स्किल एनहांसमेंट के कोर्सेस। तो ये कोर्सेस अब हम बच्चों को कैसे दे पाएंगे? अगर हम कॉलेजेस रन करते हैं, टीचिंग हमारा शुरू करते हैं, तो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस हम बच्चों को कैसे दे पाएंगे? तो हम ये स्वयं और MOOC के माध्यम से बच्चों को, NPTEL के माध्यम से हम बच्चों को ये सब दे पाएंगे, और उसको हम बच्चों के क्रेडिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, देन वन मोर अनदर ऐप इज स्वयं प्रभा। ये स्वयं प्रभा जो है वो जस्ट लाइक टीवी चैनल, there are 32 D2H TV channels, those run 24/7. Okay, किसी भी समय आप ये चैनल जो है उसको लॉग इन कर सकते हो, और किसी भी समय आप कोई भी इस पे लेक्चर देख सकते हो। उसके बाद में जो है वो है ई पाठशाला। अब ये ई पाठशाला जो है वो पीजी स्टूडेंट्स के लिए है, ऑब्वियसली ई पीजी पाठशाला ऐसा ही इसका नाम है। और ये पीजी स्टूडेंट्स के लिए ऐप है, जिसमें पीजी स्टूडेंट्स के सब सब्जेक्ट्स के पीजी स्टूडेंट्स के लिए ई बुक्स उसमें अवेलेबल है, ऑनलाइन कुछ कोर्सेज भी उसमें अवेलेबल है, और काफी सारा स्टडी मटेरियल भी उसमें अवेलेबल है। एंड नाउ वन मोर मेजर which we have adopted is just like today we are meeting on Zoom app. तो इसी तरह से टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, वर्चुअल मीटिंग्स है, वेबिनार्स है, ई कॉन्फ्रेंसिंग है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ई कंटेंट डेवलपमेंट। इन शॉर्ट, वी आर गोइंग टू बी लिटरेट फॉर ऑल द डिजिटल रिसोर्सेज। एंड देन देर आर फ्यू निगेटिव इफेक्ट्स ऑल्सो। अब ये निगेटिव इफेक्ट्स क्या है? तो या उसमें जो ये मेजर्स हमने अडॉप्ट किए हैं, ये जो मेजर्स है उसमें खामियां क्या है? तो सबसे पहला ये है कि वी ऑल नो दैट वी इंडियंस आर ऑन द सेकंड रैंक ऑफ मोबाइल यूजर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन हमारे कंट्री के बारे में जब हम इसका विचार करते हैं, तो हमारे कंट्री में टोटली ओनली 25.27% आर यूजिंग मोबाइल एंड इंटरनेट। ओके, इन दैट केस
ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे टीचर्स जो है ऑनलाइन टीचिंग कैसा कर पाएंगे, हमारे पेरेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स ये इस जो ऑनलाइन टीचिंग है उसमें कैसे सरवाइव हो पाएंगे। उसमें बहुत बड़ा और एक चैलेंज हमारे पास, मतलब हमारे टीचिंग कम्युनिटी के सामने जो बहुत बड़ा चैलेंज है, दैट इज वी येट आर नॉट ट्रेन्ड और वी आर नॉट रिसोर्सफुल फॉर यूजिंग the online apps और online whatever the just resources है, तो उसको हमने अब तक पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं किया है। ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। अब दूसरी बात तो ये है कि डिजिटल रिसोर्सेस, मैंने आपको अभी कहा कि बच्चों की क्या हालत है, और ये जो है इसके बारे में बच्चों की ये हालत है कि लड़कों के कंपैरेटिव लड़कियां जो है वो ये डिजिटल रिसोर्सेस के लिए उतनी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, लिटरेट नहीं है लड़कियां। और जो प्रेजेंट रह रहे हैं क्लास में, तो उनका प्रेजेंस जो है, इज इट फिजिकल और इज इट इंटेलेक्चुअल प्रेजेंस, इज अगेन अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब ये जो है हमें उसको कैसे कोप अप करना है, उस पर क्या मेजर है। तो मैं जब इसको देखती हूँ या मैं जो एक्सपेरिमेंट्स इसमें कर रही हूँ, तो वो है पार्टिसिपेटिव टीचिंग। इसमें बच्चों को कुछ सेमिनार्स देना और उनका प्रेजेंटेशन, फिर उनकी पीपीटी कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करना, उनको कुछ असाइनमेंट्स देना, उनके क्विज जो है वो क्विज अरेंज करना, ताकि बच्चे पूरी तरह से हमारे टीचिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सके। तो हमारे सामने ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमको बच्चों को पार्टिसिपेट करना है हमारे टीचिंग प्रोसेस में। और लड़कियों के बारे में तो और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि लड़कियों को, जैसे मैंने कहा कि ये लड़कियां बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं है इस डिजिटल सब संसाधन के लिए, और स्थितियां भी ऐसी है। Excuse me, ma'am. Please, will you stop just for 1 or 2 minutes, ma'am? Sorry for disturbing you. Hello? Yes. Okay, I'm audible now? Ma'am, make a host for a while. Ma'am, make a host to the board body for some time. Okay, am I audible now? Make me please host for a moment. Okay. Okay. सर मी प्रयत्न करते पण तुमचं होस्ट केलं जात नाहीये याच्यातनं. हॅलो, झालेला आहे होस्ट. हा, एक ओके. 2 मिनिट थांबा मॅडम. ओके आपण हे YouTube वर लाईव्ह करतोय. ओके सर. हा मॅडम, होस्ट नाही झालेला अजून. होस्ट करा मला. ओके सर. मल्हार, मल्हार.
नाही. हा हा यस. हा मॅडम केलं का होस्ट मला? झालं ना सर? एक नाही, तुम्हीच आहात अजून होस्ट. तुम्ही नॅशनल वेबिनार होस्ट जे नाव आहे त्याला तुम्ही राईट क्लिक करून मेक होस्ट असं करा. झालं का सर? हॅलो. नाही मॅडम, तुम्ही आता मी केलं सर त्याच्यावरनं. नाही डॉक्टर CS कोडरकर यांना तुम्ही होस्ट केलंय. हा इथं हा कोदरकर सर कोण आहेत? प्लीज माइक ऑन करतात का? डॉक्टर CS कोदरकर. हॅलो. हा तुम्ही मॅडम दुसऱ्यांनाच केलंय होस्ट. एक मिनिट. CS कोदरकर आता नाही तुम्हाला करता येणार. आता CS हा कोदरकर आता ते त्यांना करावं लागेल सर. हा मला त्यांना असं वाटतं करा. ते नॅशनल वेबिनारच्या बाजूला ते होतं आणि त्याच्यावरती क्लिक झालं काय की माझ्याकडनं. हा कोण आहेत? कोदरकर आहेत का? डॉक्टर CS कोदरकर. ठीक आहे मॅडम, तुम्ही करा कंटिन्यू. ओके सर. तर इतपर्यंत आपण होतो की लड़कियां भी इस सिस्टम में जो है सरवाइव नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये हो रहा है कि घर में अगर कोई एक या दो मोबाइल्स है और उस घर में एक लड़का भी है और एक लड़की है. आई मीन लड़कियां जो है हमेशा से सेकेंडरी पोजीशन पे हमारे सोसाइटी में रही है, और यही यहाँ पे भी हो रहा है कि घर में अगर एक या दो मोबाइल फोन्स है तो द बॉय इज प्रेफर्ड टू अटेंड हिज क्लासेस, वेयर एज गर्ल इज नॉट प्रेफर्ड टू अटेंड हर क्लासेस. तो लड़कियां कहीं पे इस सिस्टम में पीछे ना पड़ जाए, ये डर मेरे मन में बहुत, इसको मैं जब देखती हूँ इस इशू को, तब मेरे मन में ये बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है कि फिर से ये ना हो जाए कि हमारे क्लासेस में जो लड़कियों की संख्या बढ़ रही है वो कहीं कम हो जाए, ऐसा ना हो. और फिर दूसरा इसमें जो मैं इसको देख रही हूँ इस इशू को, तो
अगली जो एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है वो है फीस एंड पेमेंट। जो सिस्टम है हमारी, उस फीस एंड पेमेंट सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, क्योंकि पर्टिकुलरली प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो है वो कह रही है कि हम टीचर्स का पेमेंट नहीं कर पाएंगे जब तक बच्चे फीस नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे। और गवर्नमेंट ये कह रही है कि बच्चों ने फीस नहीं देना है। कोई भी प्राइवेट या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी फीस बच्चों से नहीं लेगा, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। ओके, तो ये जो फीस पेमेंट सर्कल है, ये फीस पेमेंट सर्कल भी एक नया इशू उभर के आ रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है। और फिर जिन बच्चों को अब्रॉड जाना है टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए, उन बच्चों के सामने तो अब आप सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। स्टिल वी आर इन डायलेमा कि वेदर थर्ड ईयर एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड और नॉट कंडक्टेड। तो अब्रॉड जिन बच्चों को जाना है पढ़ाई के लिए, वो बच्चे उसके लिए कुछ भी मेजर्स नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो ना उनकी पॉलिसी कुछ डिसाइड हो पा रही है, ना आगे उन्हें क्या करना है ये भी डिसाइड हो पा रहा है। और जो बच्चे अब फाइनल ईयर्स में है, सभी कोर्सेज के फाइनल ईयर्स में जो बच्चे हैं, तो ये बच्चे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है कि वेदर द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड और नॉट, एंड व्हाट इज दैट फ्यूचर, आगे हमको क्या करना है। ये इन बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। और फिर जब हम सोशल साइंसेस के रिसर्च की बात करते हैं, तो वी आर डूइंग आवर एक्सपेरिमेंट्स ऑन द सोसाइटी। और अब ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, तो फिर हम रिसर्च कैसा कर पाएंगे, हम सोसाइटी तक जाएंगे कैसे, हम सोसाइटी में किस तरह से लोगों से बात करेंगे और किस तरह से हम हमारे रिसर्च को आगे लेकर जा पाएंगे। तो ये रिसर्च सेक्टर जो है हमारा सोशल साइंस का, वो भी बहुत बुरी तरह से इसमें अफेक्ट हो रहा है। और जो मैंने आपको शुरू में कहा था, वो अगर हम देखने जाए तो पेरेंट्स जो है, ये पेरेंट्स अब स्टूडेंट्स होने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि किसी एक मेरे स्टूडेंट के पिताजी का मुझे फोन आया, तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि अब मैं मेरे बच्चे के साथ पूरा वक्त, जब वो क्लासेस अटेंड करेगा, मैं पूरा वक्त मेरे बच्चे के साथ बैठने वाला हूँ। मतलब ये हो रहा है कि पेरेंट्स आर आल्सो बिकमिंग स्टूडेंट्स। और इस माहौल में हमें, मतलब टीचर्स को, बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हमारे क्लासेस अब कोई भी अटेंड कर पा रहा है। जब घर में से कोई इस क्लासेस को ज्वाइन करता है, तो उस घर में हो सकता है कि पूरी फैमिली भी आपका क्लास अटेंड कर रही है। तो आपको उतना आपका जो टीचिंग का लेवल है, या उतना आपको जो आपका नॉलेज लेवल है, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। और जब कोविड खत्म हो जाएगा, तो हमारे सामने और बहुत बड़ा चैलेंज ये खड़ा है कि हाउ शुड वी ब्रिंग द स्टूडेंट्स टुवर्ड द क्लासरूम्स। क्योंकि अब स्टूडेंट्स को ये आदत हो चुकी है कि घर में किसी भी तरह से, कहीं कैसे भी बैठ के या कैसे भी घूम के या किसी भी तरह से, जब मन चाहा उठे, जब मन चाहा बैठे, उस तरह से उन्हें क्लासेस अटेंड करने की एक आदत हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स को अब क्लासेस में बिठाने का हमारे सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज आगे खड़ा है। और फिर जो मेजर्स हमको इसमें दिखाई दे रहे हैं, वो मेजर्स है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अब ये तो हम नहीं जान पाते हैं कि ये एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट किस तरह से होगी या नहीं, लेकिन फिलहाल हमारे गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी को डिक्लेयर किया है, उसको लेकर हम अगर देखते हैं कि हमारे सामने क्या मेजर्स है, हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम में जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, इल इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसको हमको फाइट करना है, और हमारे सामने क्या मेजर्स है। तो ये तो हुआ है कि हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है। और अगर ये पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट की, तो उसमें से हमको क्या मिलेगा, तो हमको एकेडमिक क्रेडिट बैंक जो है, मतलब अब जो बच्चों की हालत है, उस हालत में से हम कहीं किसी तरह से बच्चों को बाहर निकाल पाएंगे शायद। और वो इस तरह से हम निकाल पाएंगे कि अब तक जो उन्होंने पढ़ा है, उनके क्रेडिट, उनके बैंक में जो है, उनका एकेडमिक बैंक जो है, उसमें उनका पूरा क्रेडिट होगा, पूरा नॉलेज होगा, वो उसको जमा कर पाएंगे।
और फिर इसमें और एक मेजर जो दिखाई दे रहा है वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंड नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ये जो दो इंस्टीट्यूट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंस्टीट्यूट्स होने वाली है। अगर ये हुई ये दोनों इंस्टीट्यूट्स तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी हमको इसमें हम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं बहुत बड़ा, और इसमें रिसर्च स्टूडेंट्स भी हमारे कर पाएंगे। मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हमारे स्टूडेंट्स जो है उनको भी हम रिसर्च की ओर ले जा सकेंगे अगर ये फाउंडेशन इस्टेब्लिश हुआ तो। और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम अगर इस्टेब्लिश हुआ तो इसकी माध्यम से हम खुद को और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने के लिए इनेबल हम कर पाएंगे उनको। और फिर ऑनलाइन एग्जाम्स, अब जो फाइनल ईयर्स के बारे में एक पूरा क्राइसिस चल रहा है, उस क्राइसिस को हम देखते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम्स और ऑनलाइन असेसमेंट, इसके लिए हमें कोई एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करना है कि उसके माध्यम से हम ऑनलाइन अगर एग्जाम्स लेते हैं तो उसमें कोई भी माल प्रैक्टिस ना हो और अच्छी तरह से हम एग्जाम्स को कंडक्ट कर पाए। जैसे अब एनपीटीएल हो या मुक और स्वयं की एग्जाम्स हो, वो जिस तरह से कंडक्ट की जाती है उसी तरह से हम ये एग्जाम्स को कंडक्ट कर पाएंगे। और ऐसा कुछ हमें उसके लिए मेजर जो है उसको अडॉप्ट करना है। और फिर जैसे मैंने कहा है कि हर टीचर के लिए अब ये बहुत जरूरी हुआ है कि उसने ई कंटेंट डेवलपमेंट करना है। ई कंटेंट डेवलप करना ये अब हर किसी टीचर के लिए बहुत ही जरूरी हुआ है। ये ई कंटेंट डेवलपमेंट के लिए जो भी हमारे सामने टेक्निक्स है वो पूरे टेक्निक्स हमको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। और अब हमको भी जब पढ़ाना है तो हमारे सामने जब किसी भी शाखा के छात्र आएंगे तो हमको ये करना है कि हमें हर शाखा के छात्र को जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसे ग्रास्प कर पाए। मतलब साइंस का कोई स्टूडेंट है, बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट है और वो मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर पढ़ना चाह रहा है तो मुझे उसको उस तरह से पढ़ाना पड़ेगा जिस तरह से उसको उसका साइंस का सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। मतलब मेरी टीचिंग की स्टाइल जो है वो मुझे अब मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग स्टाइल मुझे अडॉप्ट करनी पड़ेगी। सो ये पूरे जो है जब मैं इस विषय को देखती हूँ तो मेरे नजरिए में ये पूरे चेंजेस मुझे मुझ में इन सब चेंजेस को मुझे लाना पड़ेगा। और मुझ में जब मैं लाऊंगी तब मेरा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ये कोविड से फाइट कर पाएगा। और कोविड के पीरियड में और आफ्टर कोविड भी हम हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है उसको अच्छी तरह से टिका पाएंगे, उसको आगे हम बढ़ के ले जा पाएंगे। अब जो लोग मराठी नहीं समझ पाते हैं तो पता नहीं, मैं समअप जब मेरा ये प्रेजेंटेशन कर रही हूँ तो ये समअप करते टाइम मुझे ये कुछ सचिन तेंदुलकर को बहुत भाई हुई ये कुछ लाइंस है जो मैंने यहाँ पे कोट की है। आक्रसलेला भवताल सारा एक होऊनी काळोख भेदूया, माणुसकीचा प्रकाश, आता माणुसकीचा प्रकाशच आपण घेऊन मुक्त श्वासाचे अवकाश उजळूया। आणि या ओळींसोबत मी माझं प्रेझेंटेशन इथे समअप करते। आयोजकांनी मला जी संधी दिली आणि आपण सगळ्यांनी जे मला व्यवस्थितपणे ऐकून घेतलेलं आहात त्यासाठी मी आपल्या सगळ्यांचे आभार मानते। Thank you, ma'am. Thank you for your valuable and very informative session. Really, ma'am, you have touched to these current issues which we are suffering in this pandemic situation, and you have focused or highlighted on the current issues like the new education policy also. Then how we have to improve ourselves as a teacher in this pandemic situation, how you have to develop ourselves as a overall development to make the educated to our students. Thank you, ma'am. Really, your session was very much enthusiastic and informative session. Thank you once again. Now, I would like to request Dr. Hubreko sir to express the vote of thanks. Dr.
Hivrekar sir, IQSC coordinator of the Koleshwar College. Dr. Hivrekar sir, is there? I call to the Hivrekar sir to express his deep gratitude or to express a vote of thanks for the session. Dr. Hivrekar sir, IQSC coordinator of Koleshwar College, Ambazubai. Hivrekar sir is there? Madam. Okay. If sir is not there, yes sir. Hello sir, बोला ना sir. नाहीत वाटते. मी कंटिन्यू करते हैं. करू कंटिन्यू? मी करते. मी करतो. एक्सप्रेस वोट ऑफ थँक्स कंटिन्यू कर. तुम्ही कर. ठीक आहे सर, करा तुम्ही करा. ओके. आवाज ऐकू येतो माझा? हो सर, हो. आवाज ऐकू येतो का? हो हो सर, आवाज येतोय तुमचा. येतोय सर, येतोय. Okay, thank you, ma'am. Okay. It's my privilege to propose a vote of thanks speech and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this national webinar happen. I, Dr. Deepak Fulari, on behalf of both college and institution, first of all, extend my most sincere thanks to the inaugurator, Honorable Govindraoji Deshmukh sir, Secretary Kamadhenu Sevabhavi Sanstha, who spared time for us for his busiest schedule. Also, I would like to thank our chief guest, Honorable Ram Bhau Kulkarni sir, President, College Development Committee, Koleshwar Mahavidyalaya, Ambazogai, who has not present with us due to network problem. Today, we had an opportunity to hear the dignitaries' thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. Also, I would like to thank to our keynote speaker, respected Dr. Mridulji Nide sir, who have enlightened our minds and have shown us a new path. Once again, thanks sir. Also, I would like to thank respected Dr. Preeti Pohekar madam, who has sharing their extremely reflective and intellectual thinking today. Once again, really, thanks ma'am. I would like to thank our beloved principal, vice principal, staff members, student, and last but not least, our beloved participants for making this function as a grand success. A special thanks to Dr. Deshmukh madam, Dikshit sir, Shri Godbole sir, Hivrekar sir, and also I thanks respected Dr. Sham Shirsat sir, Principal Vivekananda College, Aurangabad, for being the catalyst that stimulates us to do our best, standing as a of strength with of appreciations. Once again, I thank one and all present here. Thank you. Thank you. Log out करू? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, Preeti madam. Thank you, sir. मृदुल सर, भेटूयात. Yeah, भेटूया नक्की. Yeah. Okay. Thanks. Thank you, everybody. Thank you from my side also to all the participants and all the dignitaries. To special thanks to the Mridul sir and Preeti ma'am. Really, their both sessions were very informative and valuable sessions, which were touched to this current issues on this pandemic. So thanks from my side
on behalf of all both the colleges, thanks to all the participants. If you have any queries, you can mention your queries in the chat box or in the Q&A questions answers. Disconnect. Okay. Hello. Okay, sir.